दिल्ली में रिक्शा चलाना पड़ा हो, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दी। पिताजी चूँकि ड्राइवर थे तो हम लोग उस क्लास का शिक्षा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उत्तरी बिहार में सड़क पे कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको आर्या वो जरूर दिखेगी सड़क पे, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा। हर बाप अपने बेटे के लिए अच्छा चाहता है। तो मन में आइडिया आया काहे नहीं रिक्शा ही ले लें, 20-25 रुपये कमा भी लेंगे, उसका जो भाड़ा है वो भाड़ा भी दे देंगे, रिक्शा से ही जहाँ संभव होगा वहाँ घूम लेंगे। किस्मत कैसे बदली आपकी, वो कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, उसके बाद आपके बहुत सारे रिश्तेदार निकल के आ जाएंगे, लेकिन जब आप एग्जैक्ट जर्नी कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आपको अपने लोगों की आवश्यकता होती है, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन वहाँ जब गए तो 2-4 को सवाल पूछा गया तो मतलब एक अलग टाइप का आधा माथा से निकल जाता था, आधा वर्ड अंग्रेजी में होता था। ये सोसाइटी का मेंटेलिटी है, नहीं बढ़ सकता है, ये पहले से सेट रहता है। जो वो गजेरी ही बनेगा, वो भंगेरी ही बनेगा, वो चौराहे पे ताश ही खेलेगा, क्योंकि उसके पास एफर्ट नहीं है बढ़ने का। इस चीज को मिथ्या हम साबित करेंगे। आपके पास डिग्री नहीं है क्योंकि आपको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, आपके पास ललक था सीखने का और आपने सीखा और उस चीज को किया। तो यहाँ आपके अंदर प्रतिभा झलक रही है और हमको प्रतिभावान लोग ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज हम बेहद खास शख्स से अपने दर्शकों को मिलवाने वाले हैं। एक ऐसे शख्स जिनके पिताजी बस के ड्राइवर और खुद दिल्ली में रिक्शा चलाना पड़ा हो, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दी। लेकिन इस सफ़र के दौरान जो दर्द मिला, जो तरफ उनको मिला, वो अगर सबको मिले तो लोग हिम्मत हार दे। लेकिन दिलखुश कुमार सहरसा के रहने वाले हैं, सहरसा के बनगांव के रहने वाले हैं। उन्होंने उस दर्द को सहा और आज एक बड़े मुकाम पे खड़े हैं। तो दिलखुश जी, आपका न्यूज़ हाट में स्वागत है। न्यूज हाट के सभी टीम को धन्यवाद जो हमको इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिए। ये दिलखुश जी, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई आपकी? देखिए, शिक्षा दीक्षा तो हमारा गांव में ही हुआ। बनगांव मेरा गांव है जो सहरसा जिला से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों को हाई स्कूल का भी व्यवस्था गांव में ही है, मतलब शिक्षा के लिए हर सुविधा है गांव में ही। लेकिन पिताजी चूँकि ड्राइवर थे तो हम लोग उस क्लास का शिक्षा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मतलब एक होता है ना जो आपके सोच से ऊपर का चीज़। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए थे, मैट्रिक बनगांव से ही किए, 3rd डिवीज़न रिजल्ट था। और 3rd डिवीज़न जब रिजल्ट आया तो सबको ये समझ में आ गया था जो कुछ नहीं होने वाला है इससे। तो अंत में वही बचा था, ड्राइविंग का स्टीयरिंग संभालना और जो अपना दिल्ली पंजाब जाके जो आम लोग कर रहे हैं वही काम करना। तो लग गए थे, अपना ज़िंदगी का शुरुआत वही से स्टार्ट हुआ और करते करते अभी तक हम लोग सफ़र कर ही रहे हैं। अच्छा, ये आप जिस गांव से हैं वो गांव आईएएस और आईपीएस के लिए जाना जाता है। मतलब 43 से ज़्यादा आईएएस, 50 से ज़्यादा आईपीएस आपके गांव में। लेकिन जब आपकी कंपनी को घाटा लगा था उस समय जो ताना सुनना पड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। एक चीज़ हमेशा है जो हम लोग मानते हैं ना, जो भारत जो है हमारा वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है ना। तो आजकल सरकार भी जोर दे रही है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। तो हम अभी खरीदार तो सबसे बड़ा हैं, जिस दिन हम निर्माता सबसे बड़ा बनेंगे ना, उस दिन भारत अपने विश्व गुरु बन जाएगी। तो इसके लिए हमारे समाज को और सोसाइटी को भी सहयोग करना होगा। ये जो जिस हिसाब से हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, किसको, फिल्म में जो हीरो है, या जो आदर्श मानते हैं जो सरकारी नौकरी अचीव कर लिया, तो हम लोग समाज में इज्जत भी उसी को देते हैं जिसको आदर्श मानते हैं। जिस दिन हमारे समाज में या हमारा यंगस्टर भाई लोग जो है ना, सो उस एंटरप्रेन्योर को अपना आइडल मानने लगे, जो अपने लिए नहीं सैकड़ों लोगों के लिए जी रहा हो, जो एक अलग कॉन्सेप्ट पे काम करके रोजगार सृजित कर रहा हो, जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, जिस दिन ये आइडल बनने लगेगा ना यूथ का, तो इंडिया में गजब का रिवॉल्यूशन आएगा और लोग में ये चीज़ आशा होगा, नहीं हम भी एंटरप्रेन्योर बने। मतलब
लोग सिर्फ इसलिए एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है जो समाज हमको गाली देगा। अगर सक्सेस हो गए तो हमको ताली मिलेगा, अगर फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ गाली मिलेगा, तो गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही डर से ही लोग जो है सो हिम्मत हार देता है और रुक जाता है। तो हमारे गांव में तो बहुत शिक्षित गांव है, वहाँ का शैक्षणिक योग्यता तो टॉप लेवल का है। बहुत सारे लोग हैं, वर्ल्ड बैंक के अभी सीनियर डायरेक्टर भी हमारे ही गांव से हैं, बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस है उस गांव से निकल के। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना, तो उस समय चूँकि देखिए जो एजुकेटेड लोग हैं या जो सेटल्ड लोग हैं वो तो गाँव से बाहर निकल चुके हैं, तो गांव में वही रह रहे हैं जो वहाँ से रिलेट होकर कुछ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो उस समय लोग उसको समझ में लोगों को नहीं आता था, हमारे गांव के लोग को भी समझ में नहीं आता था ये कैब क्या होता है। मतलब लोग समझता था वो टैक्सी है, कार है, उसको भाड़ा पे चला रहा है, लेकिन उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था जो ये एक कार जो आज इस गाँव से दौड़ रही है ये कल बिहार की सड़कों पर दिखेगी, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और हमको लग रहा था जो हम अपना एनर्जी को लोगों को समझाने में वेस्ट नहीं करें, हम काम करें। अंततः वही साबित हुआ। आज अगर उत्तरी बिहार में सड़क पे कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको आर्यागो जरूर दिखेगी सड़क पे, और वो चलते हुए देखते हैं तो थोड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि उसको हम बनाए हैं। आपने एक बार अपने पिताजी से कहा कि मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दीजिए, तो उस समय पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, एक बात तो तय है ना, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, हर बाप अपने बेटे के लिए अच्छा चाहता है। वो हमेशा ये चाहते हैं जो हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाए। तो जब चूँकि देश का जो परिस्थिति है, जिस हिसाब से हम लोग पहले से जो हम लोग एक प्रथा आया है हम लोगों का, जो अगर हमारे पिताजी किसान है तो हम नहीं चाहते हैं जो हमारा बच्चा भी किसान बने। ये इसलिए कि देख रहा है जो किसान का ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर वो सरकारी नौकरी वाले का ग्रोथ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी प्रेरित करेंगे आपको सरकारी नौकरी करने के लिए। तो हमारे पिताजी ड्राइवर थे और वो देखे थे जो कैसे हम 60 रुपये कमा के लाते थे, वो 70 रुपये लाते थे, कभी 80 रुपये लाते थे, कभी 100 रुपये लाते। तो उनको लगता था जो ये जो हम कमा के लाते हैं डेली, ये तो जोड़ने में ही मेरा ख़त्म हो जा रहा है। तो ये जो हम किए हैं ये लोग आगे चल के नहीं करें, इससे अच्छा करें। ये लोग सरकारी नौकरी करें या कोई अपना जो भी करना है थोड़ा सा मतलब हमसे बेहतर करें। तो ये तो हर पिता का ख्वाब होता है। तो वहाँ थोड़ा पापा को भी लगा था जो क्या ये सर ड्राइविंग करेगा, इसको मतलब इसी दिन के लिए हम जो है सो पढ़ाए थे, हम कमा के 100 रुपये लाते थे तो 20 रुपये 15 रुपये तुम लोग के कॉपी किताब पे खर्च करते थे। मतलब एक ऐसा होता था, हर पिता का होता है, और वो अपने जगह सही थे। तो आज लगता है हमको जो कहीं ना कहीं वो पिताजी का ही किया हुआ कर्म और आशीर्वाद है जो इतना वो विश्वकर्मा का सेवा किए, जो हमको उसी सेक्टर में उसी सेगमेंट में सफलता मिला, और आज नए एनर्जी के साथ कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित होके और फिर से एक जोखिम उठाए हैं। अच्छा, उस जोखिम की भी बात करेंगे। उससे पहले हम दिल्ली की बात को समझना चाहते हैं कि दिल्ली में आपको रिक्शा चलाना पड़ा था। उस समय जब हम यहाँ ड्राइवर का सैलरी बहुत कम होता था, 2000। तो फिर पापा से आप मतलब ये ड्राइविंग सीखे? पापा से गाड़ी सीख लिए। पापा ही हमको मैक्सी पे गाड़ी सिखाए थे। मैक्सी जानते हैं, 407, पापा वही चलाते थे, तो उसी पे हमको सिखा दिए थे। तो जब हम दिल्ली गए तो वहाँ हमको ट्रैफिक का कोई रूले नहीं पता था, ना वहाँ का सड़क के बारे में पता था। तो कोई बोला जो आप पहले सड़क को किसी के साथ घूम के, मतलब किसी के साथ बैठ के जाइए और सड़क सब देखिए, ट्रैफिक नियम को समझिए। तो मतलब कौन ले जाएगा, मतलब कौन आपको सिखाएगा, ये मतलब इतना भी अब नहीं होने लगा जो आपको अनजान लोगों को लोग सिखाने लगेगा, साथ में घुमाने लगेगा। हमको लगा क्या करें। किसी से साइकिल मांगते तो साइकिल वाला सब बोलता था जो भाई हम तो ऑफिस जाएंगे, मतलब अपने काम के लिए रखा था। तो मन में आइडिया आया काहे नहीं रिक्शा ही ले लें, 20-25 रुपये कमा भी लेंगे, उसका जो भाड़ा है वो भाड़ा भी दे देंगे। रिक्शा से ही जहाँ संभव होगा वहाँ घूम लेंगे, सुबह निकलेंगे, शाम तक कहीं ना कहीं से लौट के आ जाएंगे। इसी में 1-1.5 महीना हमको लगता है हम घूमे हैं रिक्शा लेके दिल्ली में। फिर शरीर तो है ही ना पतला दुबला, उस समय और पतले थे तो बीमार पड़ गए, वापस फिर घर आना पड़ा, बाबूजी बुला लिए तो फिर वापस आ गए। तो यहाँ पटना से फिर स्टार्ट किए अपना जर्नी को। अच्छा, तो पटना से फिर कैसे सफ़र शुरू हुआ? क्योंकि पटना ही वो शहर है जिसने आपकी किस्मत को बदल दिया था। पटना जब हम आए थे ना तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक और फायर का पहले आए थे, ड्राइविंग किए यहाँ हम एक साल के आसपास, 9 महीने या साल भर किए थे। मारुति 800 गाड़ी थी, लेकिन शुरू से मन नहीं मानता था, नहीं समझे। एक
एक होता है ना, लोग कहता है बच्चा से लोग को कहते हैं वो बहुत खुराफात है, मतलब इस टाइप का, मतलब खूब चंचल है। तो चंचल होना भी अच्छी बात है, मतलब बचपन से ही मन टिक ही नहीं रहा था जो उसमें करें, ड्राइविंग करें। तो धीरे धीरे लगा जो नहीं कुछ और करना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आए। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी लगभग 11 से लेके और 15 तक हम रहे हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फिर हम चेंज किए उस सेक्टर को भी, और तब तक ये गाड़ी खरीद लिए थे। तो लगा जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो किस्मत कैसे बदली आपकी, वो कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, किस्मत तो हमारी बेटी बदली है। उसका जन्म है 8 अक्टूबर को 2015 को, और 8 अक्टूबर 2015 को वो पैदा हुई। 1 अप्रैल 2016 को पहला कार मेरे पास आया, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन से कमा के, और वो कार दरवाजा पे आया। और उसके बेटी के जन्म से 1 साल पहले तक मेरे माइंड में आर्यगो का कॉन्सेप्ट आया, और 2 अक्टूबर उसका बर्थडे आने से पहले इस कॉन्सेप्ट को जमी पे उतार दिए थे हम। तो हम तो अपना लक और किस्मत उसी को समझ, बाकी किस्मत कुछ नहीं, सब कुछ अपने हाथ में है। जी। अच्छा, फिर जब सफ़र यहाँ से आगे बढ़ा, इसके बाद आप फिर सहरसा लौट जाते हैं पटना से, और वहीं से आर्यागो की शुरुआत होती है। रीजन था, देखिए, जब आपको लगता है ना जो कोई कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा लगेगा जो हम अपनों के बीच जाके करें। तो हमको भी लगा था जो हम अपने शहर जाएं, अपने लोगों के बीच जाएं और वहाँ बैठ के करें। तो इसीलिए हम सहरसा मूव किए थे। और अगर डायरेक्ट हम ये बोले तो हम सीधा सा बोलते हैं, जो यहाँ धोनी बने हुए सब देखना चाहता है, धोनी बन जाने के बाद आपको सब देखना चाहता है, लेकिन धोनी बनते हुए कोई नहीं देखना चाहता है। जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, उसके बाद आपके बहुत सारे रिश्तेदार निकल के आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको चाहने लगेंगे। लेकिन जब आप एग्जैक्ट जर्नी कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आपको अपने लोगों की आवश्यकता होती है, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो हम यही समझते हैं, जो अगर आपको कुछ करना है, अब अगर आपको हिस्ट्री में कैद होना है किताबों में, तो संघर्ष आपको खुद अकेले करना होगा, खुद से अपना पीठ थपथपाना होगा। ये आशा भी नहीं रखना होगा कि हम कुछ कर रहे हैं तो वो आएगा बोलेगा शाबाश बेटा अच्छा कर रहे हो। ये कोई नहीं बोलने वाला है आपको, तब तक नहीं बोलने वाला है जब तक आप जीत नहीं जाते हैं। अगर आप जीत गए तो फिर आपको लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, आपका ताली भी बजाएंगे, पीठ भी थपथपाएंगे। लेकिन उस जीत के क्रम में ये चीज़ माथा से निकाल दीजिए, जो आपको कोई अच्छा बोलेगा जो भाई आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जाओ, मतलब एक प्रोत्साहित वाला वर्ड होता है ना, वो नहीं आता है। और वो हम बार बार कहते हैं लोगों को, जो नींद और निंदा, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है त्याग करना। नींद इसलिए कि जब तक आप किसी चीज़ को करने का सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, XYZ, ज़रूरी नहीं है, आपका प्लान हमेशा बदल सकता है। तो जिस चीज़ के पीछे आप लग रहे हैं ना, उस चीज़ को अगर कर रहे हैं, उस समय आपको नींद नहीं आना चाहिए। और रहा बात निंदा का, तो ये तो निंदा तो इसलिए त्यागने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि घर से ही आपको स्टार्ट होगा रोकने का। बाहर का तो बात छोड़िए, घर के लोग ही आपको बोलेंगे नहीं ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या आप कुछ कर रहे हैं, आपके काम से कोई असंतुष्ट है, वो नाखुश है, तो वो आपके बारे में चौराहे पे चर्चा करेगा, गली में चर्चा करेगा, फिर आपके सामने वो वर्ड आएगा निकल के, फलनमा ये बोला। ये सब चीज़ त्याग दीजिए, ये होते ही रहेगा। इस देश में कलाम और टाटा दूसरा नहीं हो सकता है। वही 2 एक ऐसे शख्स थे जिनका कोई क्या बोलते हैं उसको, आलोचक नहीं है आलोचक। ना कलाम साहब का आलोचक है, ना टाटा साहब का आलोचक है। ये सब संभव नहीं, ये सब के लिए संभव नहीं। आलोचक होगा ही आपका, आलोचना होगा ही। आप हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगा सकते। अब वो जनता की गलती है जो वो आपके हर बॉल पे, आपके हर बल्ला घूमते हुए सिक्सर का एक्सपेक्टेशन हाँ देखना चाहती है। अच्छा, ये एक चीज़ जो आप कंपनी शुरू किए, उसमें ये था कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को एक प्रपोजल दिए थे। उस प्रपोजल, वो पूरा का पूरा प्रपोजल हिंदी में था। उस समय में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या कुछ हुआ था, क्या कहा था अधिकारी ने आपसे?
देखिए, एक तो हमको ठीक से बोलने नहीं आता था, जो फैक्ट बात है, एकदम हम देहाती लैंग्वेज में बोलते थे। तो हमको मतलब पहला बार जब हम गए थे ना, तो उस समय मतलब उन लोगों को लगा ये क्या करेगा, मतलब क्या करें। उस समय बिजनेस प्लान के बारे में नहीं समझते थे, क्या होता है, कैसे ले। अखबार में ऐड देखे थे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है सो एंटरप्रेन्योर को 10-10 लाख रुपए का मदद करेगी। तो हमको भी लगा जाते हैं एक बार अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहाँ जब गए तो 2-4 गो सवाल पूछा गया, तो मतलब नहीं, मतलब एक अलग टाइप का आधा माथा से निकल जाता था, आधा वर्ड अंग्रेजी में होता था तो निकल जाता था। हम सोचे जो नहीं, हम अगर बिजनेस प्लान बना के दें तो हम हिंदी में देंगे कंप्लीट, ताकि हमको जब समझ में आएगा तब ना हम आपको समझाएंगे। तो हम उसको पूरा कंप्लीट हिंदी में बना के दिए थे। हमको लगा जो हमसे कोई एक भी क्रॉस नहीं किया गया था मेरे बिजनेस प्लान पे। ये कैसे आप सोचे हैं, इस चीज़ को कैसे करेंगे। एक होता है ना जो एनालिसिस कर रहे हैं बिजनेस प्लान को, वो आपसे क्रॉस करेंगे, ये आप बोले हैं तो कैसे बोले हैं, कैसे होगा। तो वो चीज़ हमसे नहीं किया गया। तो वहाँ हमको लगा जो नहीं, यही फ़ायदा था हिंदी में लिख के, जो अंदर में था वो उतार दिए, उनको पूछने का कोई समय ही नहीं मिला। ये जो अभी जो कंपनी आर्यागो है उसका टर्नओवर कितना है, कितने लोगों को उससे रोज़गार मिल रहा है, कितनी गाड़ियाँ जुड़ी हुई है इस कंपनी से? देखिए, एक कंपनी अगर आप बनाने जा रहे हैं ना, तो आप टर्नओवर पे मत बनाइए। ये मत सोचिए टर्नओवर कितना। हमारा मानना है जो हम ये सोचेंगे हमने कितने लोगों को हो रही प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने कितने लोगों को सर्विस दिया, कितने लोगों को अच्छी तरह से सर्विस दिया, कितने लोगों को जो है हमारे सर्विस से असंतुष्ट हुए। जनरली हम लोगों के यहाँ यही होता है। जो आप अगर कंपनी बनाते हैं तो पहला सोचते हैं टर्नओवर क्या है, बेनिफिट क्या है, फ़ायदा कितना आ रहा है, मुनाफा कितना आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं होता है कि स्टार्टअप, अगर आपको स्टार्टअप बना है तो ये चीज़ भूल जाइए जो हमको मुनाफा क्या आ रहा है, हमको फ़ायदा क्या हो रहा है, हम टर्नओवर हमारे जो हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को कितने हद तक सॉल्व किए हैं, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, और उससे जुड़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने लोगों का चूल्हा भी जल रहा है। तो सबसे पहला विजन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, पहला विजन होना चाहिए लोगों का प्रॉब्लम जो है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा वर्ड आना चाहिए रेवेन्यू वाला मॉडल पे। तो रेवेन्यू अब तो आर्यागो का पहिया दौर पर ही है। अब तो हम शायद आप लोगों को भी जानकारी है ही, हम फिर एक बार एक जोखिम उठाए हैं। आर्यागो से हम क्विट किए हैं, एज ए एग्जीक्यूटिव पद से हम हट गए, चूँकि हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आ रहे हैं जो पैन इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आ रही है। मतलब एक कहते हैं ना, जो एक कॉमर्स में कहावत था, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो जो जनरली अभी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो अभी के जो ट्रेंड में चल रहे हैं, वो हमेशा ये देखते हैं जो हमारे कस्टमर को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। महंगाई तो बढ़ रही है, वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन लोगों का इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना कम कर देंगे उसी पैसा में। तो बिजनेसमैन को अब जो नया जनरेशन का बिजनेसमैन है ये सोच रहा है हम कम से कम में लोगों को कैसे सर्व कर सकें, कम से कम में लोगों को प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, कम से कम में लोगों को सेवा कैसे दे सकते हैं। जो उस पर इनोवेशन कर लिया ना, वही आने वाले समय का बिजनेस में बादशाह होगा। तो हम लोग भी वही काम करने जा रहे हैं। जो लोगों का जो आज के डेट में जो कोई भी प्रोडक्ट पे या कोई भी सर्विस पे 100 रुपये का बजट है, उस बजट को हम लोग 50 रुपये करने जा रहे हैं, और जल्दी ही इस चीज़ को करेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, इस नए प्रोजेक्ट पे जोर शोर से काम चल रहा है? बिल्कुल, इस पे जोर शोर से काम चल रहा है। जब आर्यागो खड़ा किए थे तो अकेले थे, लोग नहीं जानते थे, कैपिटल नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं था। लेकिन जब आज अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारा 6 साल का अनुभव है, लाखों लोगों का प्यार है जो हमको जानते हैं व्यक्तिगत, और उसके बाद कैपिटल है, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा बन चुका है, और कॉन्फिडेंस जो पहले लूज था, जो भाई एक गरीब का बेटा अमीर नहीं बन सकता है या एक गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता है, ये सोसाइटी का मेंटलिटी है, नहीं बढ़ सकता है, ये पहले से सेट रहता है। जो वो गजेरी ही बनेगा, वो भंगेरी ही बनेगा, वो चौराहे पे ताश ही खेलेगा, क्योंकि उसके पास एफर्ट नहीं है बढ़ने का। तो इस चीज़ को मिथ्या हम साबित करेंगे। जो एक गरीब का बेटा भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जब एक गरीब का बेटा एंटरप्रेन्योर बनेगा और सैकड़ों गरीबों का गरीबी दूर करेगा तो कलेजा को ठंडा पहुंचता है। हमारे आईटी का एक लड़का है रितेश जी, वो हमको बोले जो सर आपके पास इतना ऑप्शन था, इतने लोगों का रिज्यूम था, आपने हमें क्यों सेलेक्ट किया? तो हम उसको बोले जो आप
आपसे हम पूछे थे आपके पास डिग्री क्या है, तो बोले सर डिग्री नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। हम बोले बस इसीलिए आपको हम सेलेक्ट किए। आपके पास डिग्री नहीं है क्योंकि आपको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, आपके पास ललक था सीखने का और आपने सीखा और उस चीज़ को किया। तो यहाँ आपके अंदर प्रतिभा झलक रही है और हमको प्रतिभावान लोग ही चाहिए और इसी में हमको खुशी मिलता है। अच्छा, बिहार में जो एक उद्यमिता की जो बात कहते हैं वो माहौल नहीं है। तो अगर कोई युवा साथी हो, अगर बिजनेस का कुछ दिमाग में प्लान हो, तो क्या क्या उनको करना चाहिए अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए? यहाँ हम जहाँ तक आप समझ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद चीज़ें चेंज हो रही है। बहुत सारे लोग बिहार आ रहे हैं यहाँ पे उद्यमिता के लिए, अपना छोटे छोटे स्टार्टअप पे इनोवेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ क्या है ना, जो हर चीज़ का एक तय समय होता है, पेशेंस रखना होता है। जैसे तभी हम आपको बोले, जो पेशेंस, अगर एंटरप्रेन्योर को सबसे पहला पढ़ाई पढ़िए तो वो नेताजी से सीखिए, उनके पास कितना पेशेंस है। मतलब कोई भी लीडर से सीख सकते हैं। आप जो चुनाव के लिए पहले 5 साल प्रिपरेशन करते हैं, फिर मैदान में जाते हैं, फिर हारते हैं, फिर मायूस नहीं होते, फिर 5 साल जनता के बीच में जाते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर वो चुनाव में खड़ा होते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर पेशेंस रखते हैं, फिर मतलब वो तब तक ट्राई करते हैं ना जब तक कि वो जीत नहीं जाते हैं। तो वही पेशेंस हम लोग को भी रखना चाहिए। हम लोग के यहाँ क्या होता है जनरली, जो बच्चा 9 महीना में पैदा होने वाला है, हम लोग कोशिश करते हैं 3 महीना में वो डिलीवरी हो जाए, वो पैदा हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, वो अनमैच्योर्ड होगा बच्चा, होगा, वो स्वस्थ ही नहीं होगा। तो यहाँ ये भी है। दूसरा चीज़ है बेसिकली टीम का, जो एक टीम जो आप यहाँ बनाएंगे, आप ठीक है, आपका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी कुछ कर रहा है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आप किसी क्षेत्र, किसी फील्ड को, किसी सेक्टर को अपने चश्मा से देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आपके सहयोगी भी उसी चश्मा से उसको देखेगा। हो सकता है आप पे बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप ये सब भी होने लगेगा। तो यहाँ आपको सही आदमी सेलेक्ट करना भी ये है, जो आप पे आंख बंद करके भरोसा करे, क्योंकि बनाना आपको है। तो यहाँ पे लोगों को ये चीज़ भी दिक्कत होता है, जो आएगा काम करने के लिए आता है तो उसको सही टीम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होकर ख़त्म हो जाता है। या कोई अगर टीम मिला, छोटा छोटा निवेशक मिला, तो 6 महीना, साल भर, 2 साल में ही बेनिफिट खोजने लगता है। जबकि अगर आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं तो आपको 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक का समय लगता है और पेशेंस रखना पड़ता है, और ये पेशेंस जल्दी नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है इसके कारण बहुत सारे स्टार्टअप को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब सरकार अपना फंड अरेंजमेंट करने लगी तो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है स्टार्टअप का, ये ख़त्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, बिहार में दिलखुश जी, उद्यमिता का एक जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण वो नहीं है। तो चूँकि आपको एक अच्छा अनुभव भी है इस फील्ड का हो गया है, तो आप क्या चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ अगर होता तो बिहार में बहुत सारा रोज़गार खड़ा हो जाता, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे खड़ी हो सकती है। तो कुछ ऐसा ध्यान में हो? देखिए, एक चीज़ जानते हैं ना, जो हम उसी मंदिर में पूजा करने जाते हैं जिस मंदिर के बारे में पहले से पता होता है, जो यहाँ मन्नत मांगेंगे ना तो पूरा हो जाएगा, ये फैक्ट है। तो अभी जो बिहार के बारे में जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, उसको नहीं लग रहा है जो बिहार में मन्नत मांगेंगे तो मेरा पूरा होगा। तो यहाँ जो छोटा छोटा उद्यमी है, ये बढ़ के, अभी एक छोटा सा ये लॉजिक समझिए, जो बिहार अभी कंप्लीट कोरा कागज़ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम आप कहते हैं ना कुछ भी नहीं है बिहार में, ना बड़ा कंपनी है, ना फैक्ट्री है, तो कोरा कागज़ नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, हम इसको अवसर के रूप में देखना चाहिए, रूप में देखना चाहिए। जो अगर कुछ भी नहीं है तो हम उस चीज़ को बनाएं, हम उस चीज़ को करें। हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमको और आसानी होगा उस चीज़ को करने के लिए। और जो लिख देगा, आज अगर सहरसा में कोई 5-10 कैब की कंपनियाँ आ जाए तो लोग बुक करेगा ना, तो लोग यही बोलेगा आर्या गो बुक कर लो, भले ही वो दूसरा कंपनी से सर्विस ले रहा है, लेकिन आर्या गो एक ट्रेड चल गया वहाँ पे, क्योंकि आर्या गो वो कर दिखाया जो कोसी में लोग कहता था, हंसता था, जो यहाँ तो रेत ही रेत है, यहाँ ठीक से साइकिल नहीं चल पाता है, कार कहाँ से चलेगा, वहाँ आज चल रही है। तो वो एक अलग नाम आर्यागो का अंत तक रहेगा सहरसा में, चाहे कोई भी कंपनी वहाँ पे आके काम करने के लिए आ जाए, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा में, लेकिन आर्यागो का नाम अंत तक रहेगा, क्योंकि उस चीज़ को ट्रेंड में आर्यागो लाया। लोगों को कैब बुक करना, कैब यूज करना आर्यागो सिखाया, हम उसको सिखाया। तो जो पहला प्लेयर होगा ना, वो उसको थोड़ा मेहनत जरूर लगता है, लेकिन वो उसका नाम अमिट होता है। और ये तो स्वाभाविक है, जो हमेशा बिजनेस दूसरा प्लेयर करके जाता है, पहला नहीं। जैसे देख लीजिए आप,
पेटीएम को वो जिस समय लॉन्च किया था उस समय ठीक से इंटरनेट काम नहीं करता था। वो लोगों को QR कोड स्कैन करना सिखाया और गूगल पे, फ़ोन पे आया और बिजनेस करके जा रहा है। मतलब उसको उतना समय नहीं लगा, क्योंकि जब पेटीएम आया उस समय उसका जो आने का समय था उस समय हम लोग 3G पे भी ठीक से मूव नहीं किए थे, और जब ये लोग आया तब तक 4G आ चुका था, तो चीज़ें बदल गई, उसको कम समय लगा। तो ऐसे ही हो सकता है जब आदमी एजुकेटेड हो जाएंगे, उस चीज़ को खूब यूज करने लगेंगे, तो कोई दूसरा तीसरा प्लेयर भी आएगा तो वो भी मार्केट को बीट कर सकता है। तो कोई चलता पद चिन्हों पे कोई पद चिन्ह बनाता है वही सुरमा जो जग में पूजा जाता है। तो आज हमने अपने दर्शकों को बिहार के एक सुरमा से मिलवाया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।